इन साथियों, और देखिए पहले मैं आपको एक शायरी सुना दे रहा हूँ मोटिवेशनल, ठीक ना। तो देखिए, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, ठीक ना। तो संघर्ष करते रहिए, और अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो यह दुनिया जो है, दुनिया आपको नहीं देखेगी, और यह दुनिया आपको छोड़ करके आगे चली जाएगी और पीछे ही बैठे रह जाएंगे आप, ठीक ना। तो संघर्ष करते रहिए और मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक जो है, मतलब जो पहली वीडियो थी और यह है उसकी दूसरी वीडियो, यानी क्या है, रसायन विज्ञान है, ठीक ना। कक्षा 10 का रसायन विज्ञान है, और कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में जो पार्ट 2 वाली वीडियो है ये है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो इसमें एक क्वेश्चन टाइप पूछा था। क्वेश्चन टाइप क्या था कि क्वेश्चन देखिए क्या था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक ना। तो ये भी तो जरूरी, ये भी आपको आना चाहिए ना कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो भैया क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि बस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिए, हो गया, मतलब उसके आगे क्यों और कैसे हुआ ये सब जानना जरूरी होता है, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप जरूर उठाएं कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित हम क्यों करते हैं, तो उसको संतुलित करने का भी एक कारण है, ठीक ना। अब कारण क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है कि कारण क्या है। तो कारण ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आप जानते ही होंगे, ठीक ना। क्योंकि आप अगर ये 9th में भी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगर आप 9th में नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब होता है संभाल कर रखना, द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्यमान को, जो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान को बराबर करके रखता है उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक ना। एकदम सिंपल में देख लीजिए एक बार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ठीक ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, का निर्माण होता है, और न ही विनाश होता है, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया आप दिखाते हैं, ठीक, उसमें जो द्रव्यमान है, जो परमाणु है, उस परमाणु में न द्रव्यमान का नाश हो रहा है और न ही निर्माण हो रहा है, ठीक ना। यानी कि जब न ही वो नष्ट हो रहे हैं और न ही वो ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक ना। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर, इसे आप 3 बार, सिर्फ 3 बार, इसको 4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। बस इसको 3 बार दोहरा लीजिए, आपको याद नहीं हुआ तो कहिए। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, अभी हम इसको एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक ना। निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष में देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले का मतलब ये है कि अभिकारक, जब तक वह अभिकारक है तब तक की बात की जा रही है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद यानी कि उत्पाद, ठीक ना। उसके बाद यानी कि उत्पाद यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक ना, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात की जा रही है। प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो प्रत्येक परमाणु है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, चाहे वो उत्पाद हो, अभिकारक हो, दोनों तरफ की मिलाए जाए तो दोनों तरफ की संख्या क्या है, इक्वल है, ठीक ना, बराबर हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब अभी पहले इसको हम समझ लेते हैं एक, जैसे अब यहाँ पर देखिए हम ले लिए H2, जैसे यहाँ पर अभी कल बताए थे, अगली इसके पहले वाली वीडियो में जो नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ठीक ना। H2 ले लिया और O2 ले लिए, ठीक ना। ये क्या बनता है भाई, तो ये रिएक्शन करके H2O बनता है, क्या बनता है, H2O बनता है। लेकिन ये संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अभी बताएं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगर यह नियम फॉलो नहीं करेंगे तो अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेकार हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इधर का द्रव्यमान
कितना है और इधर का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान निकालना तो जानते ही होंगे। तो इसका भार कितना होता है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, 1 माना जाता है। तो 1 हाइड्रोजन का होता है, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 होगा ना, 1 होगा, 1 मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो 2 होगा, यहाँ पर गुणा होगा, ठीक ना। प्लस करके क्या है, प्लस ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, ठीक ना। तो 2 ऑक्सीजन 16 गुणे 2 हो जाएगा, तो 16 गुणे 2 यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और यहाँ पर 2 और 32 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32 और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 32 2 प्लस 16 दूना के 32, ठीक ना, यानी कि हो गया ये 34, आपका कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक। अब इधर भी अगर ये संख्या बराबर नहीं है, संतुलित करने के बाद अगर अब देखिए यहाँ पर ये 34 आया, और यहाँ पर देखिए H2O 16, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, इसको जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। अब ये देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हुआ ही नहीं, यह नियम बेकार हो गया यहाँ पर, लेकिन यह नियम आपको संतुलित करके लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 18 है और इधर का कितना है, 34 है, तो गलत हुआ ना। अब देखिए मैं बताता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। पहले तो आप संतुलित करिए, यही ना संतुलित करना आवश्यक क्यों, तो संतुलित करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4, इसका कितना होगा, अब भार कितना होगा, हाइड्रोजन 4 हो गया ना, तो हाइड्रोजन 4 का भार कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं 4 इसका है, हाइड्रोजन का 4 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक ना, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना के 32 होगा, कितना होगा, 16 दूना के 32 होगा। अब यहाँ पर 32 हो गया, और यहाँ पर इसका देख लीजिए बराबर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा इसका, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हो गया, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का कितना, 16, और 16 दूना के 32 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 और 16 दूना कितना होता है, 32, तो यहाँ पर हम 32 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, तो 32 और 4 कितना होता है, 36 होता है, और बराबर 32 और 4 36 होता है, ठीक ना। अब देखिए इसका द्रव्यमान भी बराबर आ गया, 36 बराबर 36, यानी कि जो अभिकारक था इसका भी 36 द्रव्यमान है, जो उत्पाद था इसका भी 36 द्रव्यमान है। अब देखिए संतुलित किए तो इसका परमाणु भी बराबर हो गया, यानी परमाणु की संख्या, यानी ये अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 से गुणा हुआ तो एक ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कंप्लीट हुआ, ठीक ना। आगे देखिए आगे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, तो प्रकार में क्या है, देखिए संयोजन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ पर नंबर कर देते हैं, पहली अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहली अभिक्रिया कौन है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब देखिए आपको यह कई प्रकार से पूछ सकता है, योगात्मक अभिक्रिया भी पूछ सकता है, संयोजन अभिक्रिया भी पूछ सकता है, या संलयन कहते हैं, संलयन अभिक्रिया भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो तीनों की आप परिभाषा एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक या कह सकते हैं एकल, ठीक ना, एक या कोष्टक में यहाँ पर लिखा गया एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें दूठे अभिकारक रहेंगे, और यह दोनों अभिकारक प्लस होके क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, उसी को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक ना, प्लस करना, ठीक, प्लस करना होता है। तो दूठे जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दूठे मिलेंगे तो एक जल का जैसे निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से कोई भी आपका एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, ठीक ना, तो उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल A प्लस बी, जैसे यहाँ पर A
प्लस बी मिलकर सी हो गया। अब भैया कहेंगे ए प्लस बी सी कहाँ होता है, तो ए प्लस बी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया हूँ, ठीक ना, कि ए और प्लस बी जो है उसको हम जोड़ेंगे तो सी होगा। कैसे होगा एग्जाम्पल में देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल उदाहरण में हम कोयले का दहन, अगर आपको दहन का कहीं नाम ले लिया, ठीक ना, अगर दहन का नाम ले लिया तो दहन की जगह पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, क्रिया करा देंगे ऑक्सीजन से, ठीक ना। अगर कार्बन का दहन कर दिया तो ऑक्सीजन से क्रिया, सोडियम का दहन तो ऑक्सीजन से क्रिया, मैग्नीशियम का दहन तो ऑक्सीजन से क्रिया। किसी का भी दहन कहे, किसी को भी जलाने का कहे, किसी को भी कह दिया वायु में जला दीजिए, दहन करा दीजिए, आग लगा दीजिए, तो कहेंगे आप क्या, ऑक्सीजन से क्रिया कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीजन से क्रिया कराना है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे कार्बन में, ठीक ना। तो यहाँ पर कोयला का सूत्र क्या होता है, कोयले का सूत्र क्या होता है, कोयले का सूत्र होता है सी, यानी कार्बन यानी कोयला, ठीक ना। कार्बन क्या है, एक कोयला है, कार्बन क्या है, कोयला है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कोयला जो है कार्बन है। अब कार्बन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन यानी O2 के साथ, ठीक ना। तो इसके साथ जब इसको जलाया जाएगा, गर्म किया जाएगा या दहन कराया जाएगा तो ये बनेगा क्या, देखिए C है, इस पर होता है +4 चार्ज और इस पर होता है -2 चार्ज, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 से काटेंगे तो ये देखिए 2 एक कम 2 होगा और 2 दूना के 4 होगा, ये +2 बचा और ये 1 बचा। तो इसकी टोपी इसके सर आ जाएगी और इसकी टोपी इसके सर आ जाएगी, ठीक ना। ये 2 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर जो 2 लगा है इसका कुछ अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ किसका, एक ऑक्सीजन, मान लीजिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन पर आ जाएगा और ये एक कहाँ चल जाएगा, कार्बन पर, तो 1 कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। किसको मिलाने से बना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। और दूसरा इसी प्रकार से जल का निर्माण कर दिया है। जल का निर्माण कैसे होता है, H2 से होता है +O2 से होता है, ठीक ना। तो ये देखिए H2O2 मिलकर क्या बनते हैं, H2O बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, देखिए इसकी -2 चार्ज होती है, संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है और इसकी +1 होती है, ठीक ना। तो एगो प्लस एगो ऑक्सीजन बनाएगा और 2 गो माइनस जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए H2 जो है यहाँ पर देखिए H2, ठीक ना, H2 और O2 यहाँ पर -2 होता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है, ठीक ना। तो ये O2 क्या करेगा, ये -2 इस पर जाएगा और ये +1 इस पर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 गो ऑक्सीजन बना है, इसका 1 गो मिला, 1 चार्ज है तो 1 गो ऑक्सीजन बना, ठीक ना, और इसका 2 गो संयोजकता है तो 2 गो हाइड्रोजन बनाएगा, H2 बनाएगा, ठीक। तो यही होगा, ठीक ना। तो ये देखिए जल का निर्माण हुआ। अब देखिए इसमें संयोजन अभिक्रिया हुआ कैसे, कि देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 चीज़ थी। अभिकारक में 2 चीज़ मिली है तो 2 चीज़ मिल करके 1 का निर्माण की है। तो यही हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया या संलयन अभिक्रिया या बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक ना। 3 अभिक्रिया में से कोई भी पूछे आप तीनों का उत्तर एक ही लिखेंगे, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे क्या है, देखिए आगे क्या है कि यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, जैसे संयोजन का मतलब था जुड़ना, ठीक ना। संयोजन का मतलब क्या था, जुड़ना, यानी कि 2 अभिकारक आपस में जुड़ रहे थे। उसी प्रकार से वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूट कर बिखर जाना, यानी कि 1 गो अभिकारक रहेगा तो वह टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा, ठीक ना। उसी को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक। ये तो समझ गए आप, एकदम सिंपल है, ठीक ना। देखिए एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे ए लिखिए तो ए देखिए ए यहाँ पर लिखा गया है तो ये टूट रहा है B+C में, ठीक ना। ये ए मतलब कोई एक अभिकारक है, ठीक ना, माना गया है, ठीक ना। आप तो मैथ के स्टूडेंट से मान सकते हैं, ठीक ना। तो ए माना, ए क्या, एक अभिकारक है, ये टूटा है, जब रिएक्शन हुआ है तो टूट गया है ए B और +C में, ठीक ना। किसमें, B और C में टूट गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर मारे एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। और यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक। जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आइए हम दिखाते हैं 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए पहला है उष्मी वियोजन अभिक्रिया। क्या है, उष्मी वियोजन अभिक्रिया। तो उष्मी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। उष्मा का मतलब समझ रहे हैं गर्मी,
किसी के गर्मी के कारण हुआ वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा देखिए वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में विद्युत धारा के प्रवाहित से हुआ वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। तीसरा यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन। तीसरा प्रकाशीय वियोजन, यहाँ पर देख प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल CaCO3 यानी यह कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक ना। जो सूखा चूना होता है, ठीक ना, जो सूखा चूना होता है उसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे दूधिया उधिया होती है ना उसको, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा क्या कर रहा है, इसको ऊष्मा दिया जा रहा है, ठीक ना। ऊष्मा देने पर क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा? तो देखिए ये टूटेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा। और क्या देगा, यहाँ पर देखिए CaO टूट गया और बचा क्या, CO2 बचा है। तो यहाँ पर देखिए CO2 ये टूट जाएगा। ये किस में टूटेगा, ये गैस में टूटेगा और ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक ना। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये भी चूना होता है, बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो ये टूटेगा, ये टूटेगा सॉलिड में और ये टूटेगा आपका गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही होंगे गैस होता है, ठीक ना। अब देखिए ये इसका एग्जांपल हो गया। और देखिए जो वैद्युत वियोजन है उसका एग्जांपल देखिए, जब H2O में, ठीक ना, जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें से जो हाइड्रोजन होगा और जो आपका ऑक्सीजन होगा वो अलग अलग टूट कर निकल जाएंगे, ठीक ना। तो जल में जब H2 यानी कि जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक, तो देखिए यहाँ पर जल ले लिए और यहाँ पर विद्युत धारा की उपस्थिति करा दिए, ठीक ना। तो विद्युत धारा की उपस्थिति कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए H2 हो जाएगा, ये टूट जाएगा। H2 गैस में ये हाइड्रोजन गैस टूट जाएगा और O2 अपना ये गैस में टूट जाएगा, ठीक ना। अगर संतुलित नहीं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, संतुलित हो जाएगा, ठीक ना। और ये संतुलित होगा, ठीक ना। ये देखिए C1 है, Ca1 है, Ca1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर। कार्बन 1 है तो कार्बन भी यहाँ पर 1 है, ठीक ना। अब देखिए आगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ वियोजन, यानी कि कोई अगर अभिक्रिया अगर सूर्य के प्रकाश के द्वारा टूट जा रही है, ठीक ना, तो उसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पर देखिए AgCl ले लिए। AgCl क्या होता है, AgCl, Ag कहते हैं सिल्वर और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो क्लोराइड, तो AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य का प्रकाश देंगे, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश में जब हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, वो भी गैस के रूप में। सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर आप जानते होंगे चांदी, चांदी आप देखे होंगे, ठीक ना। चांदी को आप भली भांति जानते हैं। तो जो चांदी होता है ये ठोस होता है, तो इसके लिए हम सॉलिड लिख लिए यहाँ पर, ठीक ना। सॉलिड में Ag सॉलिड है और Cl2 जो होता है गैस होता है। अभी हम बताए थे कल इसके पहली वीडियो में कि Cl2 अगर 2 के फॉर्म में है तो वो गैस होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये गैस है, ठीक। ये था आपका वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। और अब इसके आगे देखते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखिए क्या है, ठीक ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। आप 2 देख चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया तो कहते ही हैं, ठीक ना। तो इसके आगे जो तीसरा है, तीसरा देखिए विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व में लड़ाई होती है, और जो अधिक क्रियाशील तत्व जिसके पास ताकत ज़्यादा होता है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, ठीक ना। बस यही होता है कि वो कम जो जिसके पास कम पावर रहेगा और जिसके पास ज़्यादा पावर रहता है वो ज़्यादा पावर वाला कम पावर वाले को हटा देता है, ठीक ना। यही होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक ना। उसके यौगिक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह वह ले लेता है और उसे वहाँ से हटा देता है, ठीक ना, अपनी जगह भेज देता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में मैं ले चुका हूँ। यहाँ पर देखिए Fe है, क्या है, Fe आयरन। लोहा को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपके घर में भी होगा लोहा, ठीक ना। ये देखिए आयरन है। और यहाँ पर देखिए CuSO4 ले लिए, कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कापर सल्फेट बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, कापर सल्फेट, ठीक ना। और ये एक्वेस में, एक्वेस यानी कि दोनों का जो घोल है ये जली विलियन में है, ठीक ना, जली विलियन है। और देखिए यहाँ पर FeSO4 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए जो Cu था, ये Cu कम क्रियाशील तत्व था। क्या था? कम क्रियाशील तत्व था। और जो Fe था, Fe अधिक क्रियाशील तत्व था। तो इसका जो, इसकी जगह क्या कर लिया, इसकी जगह विस्थापित हो गया, ठीक ना, यानी कि Cu को हटा करके अपना जगह ले लिया। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 बन गया और यहाँ पर Cu बाहर निकल गया, कापर बाहर निकल गया सॉलिड के रूप में, ठीक ना। तो यहाँ पर अब दूसरा है, दूसरा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चौथी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया आप अभी तक देखें। और तीसरी अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 यौगिक होते हैं, जो यौगिक होते हैं उनके आयन के आदान प्रदान से इनका निर्माण होता है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए Na2SO4 ले लिए, Na2SO4 ले लिए हैं। और देखिए BaCl2 ले लिए हैं, बेरियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड, ठीक ना। क्या बोलेंगे? बेरियम क्लोराइड, ठीक ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप बेरियम क्लोराइड, ठीक। और ये आपका है देखिए सोडियम सल्फेट, ठीक ना, सोडियम, यहाँ पर लिख लीजिएगा सोडियम सल्फेट, ठीक ना, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। अब क्या होगा कि ये दोनों यहाँ से ब्रेक होंगे, ये दोनों ब्रेक होंगे, ठीक ना। अब ये ब्रेक होंगे तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि ये देखिए +2 चार्ज इसका आयन होता है, इसका संयोजकता +2 होती है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक ना, +2 होती है। और जो इसकी Cl है, Cl की संयोजकता क्या होती है? -1 होती है। तो 2 Cl है तो 2 माइनस, यानी कि एक ही रहेगा। यहाँ पर Na है तो Na का +1 होता है। और SO4, जो SO4 है ये पूरे का चार्ज होता है -2, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा कि ये प्लस वाला जो होगा माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ये यानी कि Na जो Na है ये Cl के साथ जुड़ेगा। Na किसके साथ जुड़ेगा? Cl के साथ जुड़ेगा। और जो सल्फेट है, ये सल्फेट जो बचा ये Ba के साथ जुड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आयनों का विस्थापन होगा, ठीक ना। इसके आयन 1 है, इसके आयन 1 है, तो ये NaCl बनेगा। क्या बनेगा? पहले तो ये NaCl बनेगा, NaCl बनेगा प्लस। अब प्लस में ये क्या बनेगा? SO4 और Ba है तो SO4 देखिए पहले नहीं लिखते हैं, पहले Ba लिखते हैं। अब Ba बेरियम को पहले क्यों लिखते हैं भाई? तो पहले इसलिए लिखा जाता है कि जो धातुएं होती हैं उनको पहले लिखा जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको पहले लिखा जाता है और जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनको पीछे लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए NaCl, Na का पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है। तो देखिए एक संयोजकता होती है इनकी, तो एक Na बना और एक Cl बना, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए SO4 है और Ba है, तो इसकी देखिए कितनी संयोजकता है? +2 है और इसकी -2 है, दोनों न्यूट्रल हो जाएगी। और दोनों जब न्यूट्रल होगा तो एक गो सिर्फ बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा? BaSO4, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए Cl2 है और यहाँ पर Na कितना है? 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर Na 2 कर देंगे तो यहाँ पर Cl2 भी 2 हो गया और Na भी 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए BaSO4 जो है ये एक्वस है, ये क्या है? एक्वस है, ठीक ना, ये एक्वस है, जली विलयन है। और यहाँ पर जो आपका NaCl है ये सॉलिड है। आप नमक जानते होंगे, नमक, इसको क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, ठीक ना। नमक बना है आपका, नमक, ये NaCl है, साल्ट है, नमक है, ठीक ना। और ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, भुरभुरा है। भुरभुरा को ये मत करने का कि ये लिक्विड है, लिक्विड नहीं होता है। भुरभुरी चीज़ें लिक्विड नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, ठीक ना। तो ये इस वीडियो में आप बहुत देख लिए, यहाँ तक देख लिए, 4 रिएक्शन देख लिए, ठीक ना। और अब एक वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये चैप्टर की समाप्ति इसकी अगली वीडियो में होगी। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।